तो आज हम चल रहे हैं एक सफर पर, इतिहास में पीछे उस जमीन की कहानी जानने जिसे हम आज झारखंड कहते हैं। चलिए साथ मिलकर इसके रहस्यमयी अतीत की परतों को खोलते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना? एक ऐसी जगह जो घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच मानो छिपी हुई हो, उसका इतिहास, उसकी कहानी आखिर पता कैसे लगाई जाए? ये बिल्कुल किसी ऐतिहासिक जासूसी की तरह है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इतिहासकार जब इस तरह के छिपे हुए अतीत को सामने लाते हैं तो वो 3 तरह के सुरागों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, पुराने ग्रंथ यानी लिखी हुई बातें। दूसरा, पुरातत्व यानी जमीन के नीचे से मिले सबूत। और तीसरा, लोक परंपराएं जो कहानियों और रीति रिवाजों में जिंदा रहती हैं। आज हमारी ये पूरी पड़ताल इन्हीं 3 सुरागों के इर्द गिर्द घूमेगी। तो सबसे पहले उठाते हैं अपना पहला सुराग, ग्रंथ। चलिए देखते हैं कि हजारों साल पुरानी किताबों और दस्तावेजों में इस इलाके का जिक्र कैसे मिलता है और इसे क्या कहकर बुलाया जाता था। ये टाइमलाइन देखिए कितनी दिलचस्प है। ये दिखाती है कि इस इलाके का कोई एक नाम था ही नहीं। मतलब जो जैसा देखता था, जो लिख रहा था, वो इसे एक नया नाम दे देता था। वैदिक काल में इसे पुंड या कीकट कहा गया, फिर मौर्य आए तो 8वीं हो गया, और चलते चलते 13वीं सदी में जाकर हमें पहली बार झारखंड नाम लिखा हुआ मिलता है। हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। अब सवाल ये है कि इन नामों का मतलब क्या था। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस इलाके की पहचान बताते थे। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पुंड कहा गया, जो शायद सबसे पुराना लिखित जिक्र है। फिर महाभारत में इसे पुंडरीक देश कहा गया। लेकिन असली मजा तब आता है जब हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखते हैं। उसमें इसका नाम है कुक्कुट देश। और पता है क्यों? क्योंकि यहाँ की इंद्रवनक नदी से हीरे मिलते थे। और यही बात हमें मुगल काल में भी दिखती है। जहांगीर ने अपनी किताब तुज़ुक-ए-जहांगीरी में इसे खोखरा लिखा और साफ साफ कहा कि ये हीरो से माला माल इलाका है। तो सोचिए, एक अनजानी जंगली जमीन की पहचान धीरे धीरे एक खजाने के तौर पर बन रही थी। चलिए अब किताबों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपना दूसरा सुराग उठाते हैं, वो सबूत जो जमीन के नीचे दबे पड़े थे। पुरातत्व हमें वो कहानियां बताता है जो शायद कभी लिखी ही नहीं गई। और हजारीबाग की गुफाओं में जो मिला वो सच में किसी खजाने से कम नहीं था। सोचिए, एक पूरी की पूरी आर्ट गैलरी जिसे बनाया था हजारों साल पहले के इंसानों ने। पत्थरों पर उकेरी गई तस्वीरें, ये उन लोगों की आवाज है जो आज भी हम तक पहुंच रही है। तो उन्होंने बनाया क्या था इन पत्थरों पर? उन्होंने अपनी पूरी दुनिया ही बना दी थी। शिकार करते हुए लोग, हिरण और दूसरे जानवर, यहाँ तक कि एक ऐसी लिपि भी मिली है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और तो और आसमान के नक्शे, मतलब तारों और नक्षत्रों के चार्ट्स। और सबसे हैरान करने वाली चीज, एक ऐसी आकृति जो बिल्कुल किसी स्पेसशिप जैसी दिखती है। कमाल है। और सिर्फ कला ही नहीं, हमें टेक्नोलॉजी के विकास की कहानी भी यहीं मिलती है। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ पाषाण युग के पत्थर के औजारों से, हाथ की कुल्हाड़ियां वगैरह। फिर आया ताम्र युग, जब इंसान ने तांबे का इस्तेमाल सीखा। हजारीबाग के बरगुंडा में तो तांबे की 49 खदानें मिली हैं। और फिर आया लौह युग, नामकुम जैसी जगहों पर लोहे के तीर और औजार मिले जो बताते हैं कि यहाँ के लोग धातु के काम में कितने माहिर हो चुके थे। 3, ये नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि सिंहभूम के इलाके में 3 अलग अलग बहुत दूर की सभ्यताओं के सिक्के मिले हैं। सोचिए, रोमन सिक्के, कुषाण सिक्के और इंडो-सिथियन सिक्के। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये जगह दुनिया से कटी हुई कोई अलग थलग जगह नहीं थी। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन झारखंड, जिसे हम एक जंगली इलाका समझ रहे थे, वो असल में इंटरनेशनल ट्रेड का एक बड़ा हब था। यहाँ के रास्ते हजारों मील दूर के बड़े बड़े साम्राज्यों तक जाते थे। तो अब तक हमने ग्रंथों के सुराग देखे, जमीन से मिले सबूत भी देख लिए। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को जोड़ने का और ये देखने का कि भारत की बड़ी कहानी में बड़े बड़े साम्राज्यों और धर्मों के बीच ये इलाका कहाँ खड़ा था। अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। उस जमाने में इस इलाके को 8वीं कहा जाता था, मतलब वन भूमि। और ये बात समझिए कि ये कोई मामूली जगह थी। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में साफ लिखा है कि उन्होंने यहाँ 8वीं नाम का एक खास ऑफिसर तैनात किया था। उसका काम था यहाँ की जनजातियों को मैनेज करना और उन्हें अपनी सेना के लिए भर्ती करना। मतलब ये इलाका रणनीतिक तौर पर बहुत बहुत जरूरी था।
और सिर्फ राजनीति और व्यापार ही नहीं, ये जमीन आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनी। ये वो जगह थी जहां भारत के दो महान धर्म, जैन और बौद्ध धर्म, आकर मिले। एक तरफ पारसनाथ पहाड़ी है, जो जैन धर्म के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। कहते हैं 24 में से 20 तीर्थंकरों को यहीं निर्वाण मिला। और दूसरी तरफ हमें सीतागढ़ पहाड़ी और बेलवड़ाकाक जैसी जगहों पर बौद्ध स्तूप और विहार मिलते हैं। और मानभूम यानी आज का धनबाद तो मानो इन दोनों धर्मों का संगम ही बन गया था। तो ठीक है, हमने सारे सुराग देख लिए, सारी कड़ियां जोड़ लीं। तो आखिर में कहानी क्या बनती है? ये विरासत हमें क्या सिखाती है? देखिए, जो तस्वीर सामने आती है वो एक अलग थलग पिछड़े हुए जंगल की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है एक ऐसी जमीन की जिसका अपना एक गहरा इतिहास था, झारखंड नाम आने से बहुत पहले से। ये कहानी है भारत के कुछ सबसे पुराने बाशिंदों की, जैसे असुर जनजाति जो लोहा बनाने की कला में माहिर थे। ये एक ऐसी जगह थी जो पत्थर के जमाने से निकलकर बड़े बड़े साम्राज्यों का हिस्सा बनी। ये जैन और बौद्ध धर्म का एक पवित्र केंद्र बनी, और ये दुनिया से व्यापार करने वाला एक अहम सेंटर भी थी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो एक बंद किताब नहीं है। आज भी जमीन के नीचे न जाने झारखंड के अतीत के कितने राज दफन होंगे। हर नई खोज एक नया पन्ना जोड़ती है। तो सोचने वाली बात यह है कि अभी और कौन कौन सी कहानियां हैं जो बाहर आने का इंतजार कर रही हैं।